Please give an energetic and warm welcome to the one and only Abhi and New. क्या हाल चाल जी? All good. Please बैठिए. पिछले कुछ दिनों से मैंने थोड़ा सा देखा आपके चैनल को, तो मैंने देखा आपकी चैनल पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि ये जो इलायची बेची जाती है, जिसके बारे में मैंने भी कई बार इनडायरेक्टली बात करी है, इन्होंने तो डायरेक्टली बात करी है, अपनी फोटो लगा करके साथ में एक स्टार की फोटो लगाई हुई है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका क्या टेक है इसके बारे में, कि मतलब ये जो इस तरीके से हो रहा है और इतनी ओपनली हो रहा है, कि मतलब ऐसे स्टार्स जिनकी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जिसकी कोई हद नहीं है, स्पेशली उनकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या गांव में, छोटे छोटे गांव में, कि वो लोग उनको एज अ सुपर हीरो देखते हैं एक बड़े पर्दे पर, और वो आकर के कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करी होगी, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स है, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि हमने एक गलती कर दी है कि हमने एक्टर्स को हीरो बना दिया। तो वो एक्टर्स हैं और कुछ लोग काफी अच्छे एक्टर्स हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती, तो रिस्पेक्ट फॉर देम। बट हमने उन्हें हीरो बना दिया, तो हम क्या होता है कि हम उनके सारे एक्शंस इमिटेट करने जाते हैं, ये सोचे बगैर कि उनको शायद ये मैसेज डिलीवर करने के पैसे मिले होंगे। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन शैम्पू जैसे एक आम चीज की बात करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि क्या वो एक्ट्रेस खुद वो शैम्पू एक्चुअल यूज कर रही है, तो वो नहीं कर रही, वो एब्सोल्युटली वो आपका 100 रुपए की बॉटल का शैम्पू यूज नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके जैसे हमारे बाल बन जाए इसलिए हम ये सोचकर वो शैम्पू खरीद लेते। तो हम उन्हें हीरो बना रहे हैं, हम उन्हें हीरो कल्चर से हमें प्रॉब्लम है। और मैंने आपके चैनल पे देखा आजकल आप पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, जहां पे आप बता रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस वजह से कोलैप्स कर रही है या कर चुकी है, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है और वो हम सबको पता है। तो उसके पीछे क्या रीजन और उससे हम क्या सीख सकते हैं? सो पाकिस्तान और भारत की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि दोनों की शुरुआत एक सिमिलर लेवल से हुई थी कि दोनों देशों में प्रॉब्लम्स थे, दोनों देशों में गरीबी थी, दोनों देशों को इन अ वे जस्ट आज़ादी मिली थी। तो रूल कैसे बनाने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, ये हम दोनों को एक स्टार्ट बहुत ही सेम लेवल पर मिली थी। ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा रोड मैप हो सकता है कि आज हम ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, कि आज हम अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर हम फेल नहीं हो सकते। ये मैसेज हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारा टेक ऐसा है कि अगर हम सीधा बोलेंगे कि आपके जूते से बास आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप डिनायल में चले जाओगे, आप कहोगे मेरे जूते से बास नहीं आ रहा, किसी दूसरे के जूतों से बास आ रहा हो। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बास आ रहा है, तो फिर सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, और जिस लोगों को पता चलेगा वो अगले बार अपने जूते साफ करके आएगा। तो ये हमारा टेक है। नाउ अबाउट द रिसर्च यू टॉक। हाँ, सो द प्राइमरी आइडिया, लाइक कुछ चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे इन्होंने कहा, आप काफ़ी शॉक्ड होंगे कि 1950s 1960s में पाकिस्तान एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी। दे वर टाउटेड टू बिकम अ सुपर पावर, लाइक टू ग्रो एंड बी वेरी डेवलप्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत होती गई उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिक्स में बहुत सारी गलतियां होती रही। एंड हमने रिसर्च करते करते यही सारी गलतियां निकाली। जैसे कि हमने 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था। एंड फिर उसके बाद अयूब खान टुक ओवर एज अ डिक्टेटर, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। सो ऐसे सारी काफ़ी मिस्टेक्स उन्होंने की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हम दोनों काफ़ी सिमिलर स्टार्टिंग लाइन से शुरू किए थे हमारे। तो आगे जाकर के ऐसा क्या हो गया कि अभी इतनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान में? इज इट बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज जो उन्होंने दिया? उनके बजट का काफ़ी सारा हिस्सा मिलिट्री को जाता है एंड काफ़ी सारा हिस्सा सब्सिडीज़ को जाता है। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे हम टाटा का नाम लेते हैं, रिलायंस का नाम लेते हैं, तो वहाँ की काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मिलिट्री ओन्ड होती है। तो मिलिट्री के पास बहुत सारा हिस्सा उनका जो है वो मिलिट्री की ओर जाता है। तो अगर आपका फोकस ही मिलिट्री हो, जबकि भारत ने कभी अटैक किया नहीं है पाकिस्तान पर, तो उनको किस तरह का थ्रेट है? उन्हें जो थ्रेट है वो इंटरनल ही थ्रेट है, और इन अ वे वो जो इंटरनल थ्रेट है वो उन्हीं ने बनाया हुआ है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंटरनेशनल व्यूज़ अपने देते हैं, तो सर एक नो सिंगल ट्रूथ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबका एक अलग टेक होता है। सर, उस कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन के साथ, उस क्रिटिसिज्म जो आपके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ और
एक चैनल्स का आता है, उससे आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि वो एक जो बडिंग बोलना चाहिए कि आगे करना चाहते हो, तो उनको उस क्रिटिसिज्म से एक फियर होता है जो उन्हें स्टेप बैक करता है। अक्सर क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि पॉजिटिविटी या फिर जो भी सपोर्ट होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। यानी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग हमारे ओपिनियन से अग्री करते हैं, वो चुपचाप वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, 4-5 लोगों को बता देंगे कि भाई ये वीडियो देख ले, और चुप रहेंगे। लेकिन जो लोग अग्री नहीं करते वो लंबा चौड़ा कमेंट लिख देंगे। तो फिर अक्सर क्या होता है कि हमारा अटेंशन भी उसी लंबे चौड़े कमेंट पर जाता है, क्योंकि वो उभर कर आता है, उसको मिलते हैं 3000 लाइक्स, और हमें यही लगने लगता है कि अरे यार इसको 3000 लाइक्स कैसे मिल गए। फिर सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो अगर डेटा की बात की जाए तो आज तक हमने अराउंड 600 के आसपास वीडियोस बनाए। उसमें से जो वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो भी है, उसमें जो लाइक टू डिसलाइक का रेशो है वो 90% से नीचे नहीं आया। यानी 90% लोगों ने वीडियो को लाइक ही किया है, सिर्फ 10% लोग होंगे जिन्होंने मुझसे अग्री नहीं किया। तो मैं किस पर फोकस करूं? क्या मैं उन लोगों को इंपॉर्टेंस दूं जो 90% लोग हैं, जो साइलेंटली ही क्यों ना हो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? हो सकता है कि वो कभी कभी लाइक करना भूल भी जाए, लेकिन उनका सपोर्ट है, कुछ मिलियंस में सपोर्ट है। तो क्या मैं उन पर फोकस करूं, या फिर खुद को डाउट करते बैठूं कि मैं इतने लोगों को खुश नहीं कर पा रहा हूं? अभी वीडियोस का तो छोड़ दीजिए, लेकिन लाइफ में ऐसे ही होने वाला है कि हम हमेशा उन लोगों को इम्प्रेस करने जाते हैं जो लोग हमें पसंद नहीं करते, और अक्सर उसमें हम फेल ही हो जाते हैं। मैं जब कॉलेज में था तब ऐसा ही हुआ करता था कि मेरे कॉलेज में ऐसे 4-5 लोग थे मेरी उम्र के थे, लेकिन मैं उन्हें इम्प्रेस करने बहुत जाता था। यानी उनका जो भी इवेंट है मैं पहले हाजिर होता था, उनके सारे काम मैं खुद कर देता था, ऐसे सोचकर कि मैं अगर ज़्यादा काम करूंगा, इनके नज़र में ज़्यादा आऊँगा, तो फिर ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और इनका मेरे बारे में ओपिनियन अच्छा होगा। लेकिन कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज खत्म होकर 10 साल हो गए, क्या उनका मेरे बारे में ओपिनियन कुछ चेंज हुआ? नहीं। उनको मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। लेकिन ये करते समय मैं उन लोगों को अटेंशन देना भूल गया जो लोग हर बर्थडे पर 12 बजे मुझे मिलने आते थे, उन्हें मैं इग्नोर करते गया। तो अक्सर यही होता है कि हम नेगेटिविटी को टेंडर करने इतने जाते हैं कि हम जो इतने सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका ओपिनियन सुनना या फिर उनके ओपिनियन की कदर करना भूल जाते हैं। बट हाँ, आपके जो भी अटैक्स हो वो एक क्रिएटर के ऊपर ना हो, वो क्रिएटर के ओपिनियन के ऊपर हो। अभी ये अगेन एक काफी नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि आप अगर मुझसे अग्री नहीं करते तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अभिराज ने ये जो बात की वो बात गलत की। आप इस बात को लेकर मत बैठ जाओ कि अभिराज काला है। अभी ये बात अगर आप लेकर बैठ जाओगे तो फिर वो पर्सनल रिमार्क हो गया। तो ऐसे अक्सर होता रहता है, और सिर्फ मेरे बारे में नहीं, नीयू के बारे में भी होता रहता है कि लोग कोई ऐसी चीज पकड़कर बैठ जाता है जो पर्सनल चीज हो, तो उसका गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा मन में रहता है। या आई मीन बेसिकली वही रहता है कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, द क्रैब्स इन अ वेल वाली स्टोरी, कि एक क्रैब ऊपर जा रहा है तो दूसरे केकड़े होते हैं जो उसको नीचे खींचते रहते हैं। ये वाली मेंटालिटी है हमारे सोसाइटी में। हम इन अ वे ऐसे देख नहीं सकते कि कोई और अच्छा काम कर रहा है तो हम उन पे अटैक करना, हम हमारे दैट्स लाइक द ईजीएस्ट वे टू लाइक नॉट डील विद आवर इमोशंस। भारत में लाइक जितना भी मैंने काफ़ी ऐसे स्टडी किया है, डेलिब्रेट किया है उसमें, कि आई हैव नोटिस्ड कि भारत में हम खुद के जैसे हम प्रॉब्लम्स को कारपेट के नीचे ढकेल देते हैं, हमारे इमोशंस को भी कारपेट के नीचे ढकेल देते हैं। तो आप जो भी कोई वो इमोशन के पीछे उनका जो इमोशन है वो देखेंगे कि कई बार हमें गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे शायद कोई और इमोशन होगा। लाइक अभी मेरे साथ किसी ने कुछ बोला, लाइक somebody said something bad, किसी ने मुझे बोला कि तू मोटी दिख रही है, और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा है इन द प्योर सेंस ऑफ द टर्म या फिर उसके पीछे एम्बैरेसमेंट है या फिर शेम है। तो वो इमोशन आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में भी। आपको लाइक आइडेंटिफाइंग दिस सोर्स इमोशन विल बी इंपॉर्टेंट। लोग जब आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो देन आई तो डोंट वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ बिकॉज इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, क्योंकि मेरे पास दिन में है 24 घंटे एंड देर इज़ सो मच मोर टू रीड एंड स्टडी रादर दैन कोई मुझे बोल रहा है कि तू ऐसे दिखती है, तूने ऐसे बोला, तूने ये डाला जो गलत है और तू ये गलत कर रही है। तो आई नो दैट आई एम नॉट doing something that is essentially out there to harm anybody. So there is a lot more that I have to do than focus on the kekedas who want to pull me back. क्या आपको नहीं लगता कि जैसे एक सोसाइटी है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे सबके पास में राइट होना चाहिए कि जिसके भी मन में जो भी आए जेन्युइन क्रिटिसिज्म
वो क्रिटिसाइज करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। अगर हमारी कोई बात सही नहीं है तो उन्हें क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, ताकि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। यानी कि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, आप कहो कि यार मेरे को तो सारे लाइक ही करते हैं, तो मैं जो बोलूंगा वो सब सही है, नहीं। तो सब तरफ यस मैन आ जाए, तो वो भी जरूरी है ना। वो Of बहुत course. सो अभी अगर आपको जेन्युइनली क्रिटिसाइज करना है तो वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म जो है वो अलग तरह से आता है। राइट। अभी अब अगर आपने कोई गलती की और आपके पेरेंट्स आके आपको बोल रहे हैं कि आपने आपकी प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना लिया है, आप इसको फेंकोगे, ये बुरी बात है, तो वो एक अच्छे इंटेंशन से आपको बोल रहे हैं। या फिर कोई अगर जैसे मैं काफ़ी क्रिएटर्स जिनको फॉलो करती हूँ स्पेशली ऑन लिंक्डइन, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग वीडियो शूट करते वक्त शायद सही लाइटिंग यूज़ नहीं कर रहे होंगे या फिर ऑडियो में कुछ गलती होगी, तो मैं उनको जाके बोलूँगी कि आप लाइटिंग इस तरफ कीजिए तो फिर आपके वीडियोस ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म ही हुआ, लेकिन द इंटेंशन इज नॉट टू पुल दैट पर्सन डाउन, द इंटेंशन इज टू टेल हिम कि आपने ये गलती की है एंड यू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक फॉर इट टू बी बेटर। सिमिलरली लोग भी आके हमको बोलते हैं कि आपने ये फैक्ट गलत बोला, या फिर आपने ये चीज़ गलत बोली, या फिर आपने कुछ गलत इंक्लूड किया है, बट द इंटेंशन इज नॉट कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो कोई भी आपका वेल विशर होगा वो आपको जो भी क्रिटिसिज्म देगा वो आपके फॉर यू टू ग्रो बेटर ही वो टाइप का क्रिटिसिज्म देगा। इट्स कंस्ट्रक्टिव। और एक और भी पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला कि कोई भी इंसान हो, मतलब एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, वो हर बार सही नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी हर बात सही हो। बट अगर 100 में से वो 90 टाइम्स भी सही है तो आप समझ जाओ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अगर 100 में से 90 बार फैक्चुअली गलत है और कुछ भी बोल रहा है तो वो मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। बट 100 में से 10 बार तो गलती होने की गुंजाइश आपको देनी ही पड़ेगी सामने वाले क्रिएटर को, फिर चाहे वो मैं हूं, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ गड़बड़ क्या होती है कि एक इंसान ने पूरी जिंदगी में काम किया बड़े अच्छे तरीके से और एक गलत काम हो गया उससे अनजाने में, और उसी को पकड़ करके लोगों ने बोल दिया इंसान ही बेकार है। ये तरीका ठीक नहीं है। तो डोंट बी टू हार्श ऑन पीपल whosoever those people are, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा गलती करने की गुंजाइश दो, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, खुद को भी दो। नहीं तो आपके यही क्वेश्चन होंगे कि सर मेरे से ये हो गया था, तो क्या हो गया अगर हो गया तो? किससे नहीं हुआ? अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई, झूठ बोल रहा है वो। बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है तो आपको जैसे टाइम पास वाले भी 100% सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसा होता है कि हम ऐसे एकदम सीरियस ही बने रहते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं है, हम बहुत टाइम पास करते हैं। जस्ट क्यूरियस टू नो कि मतलब अकेले में भी आप लोग एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं। आप वीडियो में क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान से ये गलती हुई, आपका क्या एग्जैक्ट टोन क्या होती है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो क्या आप इनसे भी ऐसी बात करते हैं? न्यू हमारे घर में एक क्राइसिस चल रहा है। जस्ट क्यूरियस टू नो कि मतलब आपस में आप लोग सीरियस रहते हैं या थोड़ा हंसी मजाक करते हैं या क्या, मतलब कैसा इक्वेशन है आप वीडियो लोगों का? बना रहा होता हूँ तो फिर मैं लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं मेरी वाइफ से बात करता हूँ तो फिर मैं कन्विंस होने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसा होता है। हाँ, But मतलब घर में हंसी मजाक चलता है। हाँ। अरे व्हेन वी आर नॉट डूइंग वीडियोस हम तो गेम प्ले के वीडियोस देखते हैं। और आपकी लव मैरिज हुई है? या हाँ। कितने टाइम तक चला था आपका अफेयर? अबे हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये देख रहे हो आप, मतलब लोग इसी में फड़फड़ा जाते हैं कि मतलब क्या बड़ी बात पूछ ली है। हाँ, मतलब कितनी पुरानी रिलेशनशिप है आपकी? सर हम 2010 में मिले थे। एक बात शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि आई एम 3 years यंगर देन हर। तो फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब वो TY BCom में थी, और हम ऐसे ही कॉलेज इवेंट्स के दौरान वगैरह मिले थे। और मुझे नियति के बारे में सबसे ज़्यादा बात यही अच्छी लगी थी दैट शी लव्स हर वर्क। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जैसे आप लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, तो मेरी अपनी फिलॉसफी ये है, दैट मे बी राइट और रॉन्ग, कि मतलब हस्बैंड वाइफ को साथ में काम नहीं करना चाहिए। आई एग्री। सर मैंने आई एग्री क्यों कहा वो भी बता देता हूँ क्योंकि नहीं तो घर जाके मार पड़ेगी। नहीं। हाँ। ये तो है ही हमारा, ये एग्जैक्टली दिस इज द राइट थॉट कि नहीं काम करना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और हम लाइफ पार्टनर्स भी हैं। अगर कल जाकर हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पार्टनर पर भी होगा। यानी वी आर पुटिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। तो फिर अगर जब तक चीजें अच्छी चल रही है तब तक तो एवरीथिंग विल बी फाइन,
बट अगर एक दिन जाकर कुछ बुरा हो जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट दोनों पर होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बिजनेस को ऑफिस में बंद करके घर चले आए, वो हमारा बिजनेस हमेशा हमारे साथ आने ही वाला है। तो ये एक काफी बड़ा रिस्क है, लेकिन इसमें आई एम वेरी लकी दैट मुझे नियति जैसी पार्टनर मिली। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन बस मेरा मेन कहने का ये मतलब तात्पर्य है कि एक सीरियस मुद्दा जैसे शुरुआत हुई थी सेशन की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड है कि भारत के लिए जैसे भारत की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एक अहम समस्या बनेगी भविष्य में। उसका सर थोड़ा सा लोगों को जागरूक कर देते या फिर थोड़ा सजेशन दे देते जो भविष्य में। आई हैव अ वेरी गुड आपकी शादी हो गई है? आई हैव अ वेरी गुड आंसर टू दैट। Okay, हाँ, हमें जो भी चैप्टर्स पॉपुलेशन के बारे में हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में, वो हमेशा बताया गया है कि पॉपुलेशन एक बर्डन है। बट अगर आप कोई भी वेस्टर्न इकोनॉमी को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि अब उनका पॉपुलेशन कैसा होता है कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी अभी फॉर्म है वो ऐसे है कि जो कोई रिटायर्ड लोग होते हैं उन्हें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्टेट से कुछ पेंशन मिले या फिर उनको टैक्स में कुछ कम हो या फिर ऐसे वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में उनको पेंशन वगैरह मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, उन चीज़ों को फंड किया जाता है जब जो भी यंगर लोग हैं जैसे आप लोग हैं, आप पैसा कमाएंगे, आप उस पर टैक्स देंगे या फिर उनको फ्री हेल्थ केयर वगैरह मिलता है, तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं वो आपके टैक्स रेवेन्यूज से आता है। एंड हर पॉपुलेशन का एक ऐसे रिप्लेसमेंट लेवल होता है विच इज़ 2 चिल्ड्रन। 2 बंदे, उन्हें रिप्लेस करने वाले 2 बंदे बन जाए, रिप्लेस। ठीक है भाई, 2 कर सकते हो। हाँ, अभी आप जापान में देखोगे तो जापान इकोनॉमी इज इन अ पॉपुलेशन, उनका पॉपुलेशन कोलैप्स हो गया है बेसिकली। उनके जो यूथ हैं दे डोंट वांट टू हैव किड्स एनी मोर एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग ओल्डर। सो व्हाट्स हैपनिंग इज द एंटायर सोसाइटी इज नाउ फिल्ड विद ओल्ड पीपल एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। दे डोंट नो हाउ टू डील विद अ बंच ऑफ ओल्ड पीपल। इकोनॉमिकली कैसे हैंडल किया जाए, इन सबको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी, इन सबको पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, इनफैक्ट इन सबको एल्डरली केयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कौन करेगा? यूथ ही, बच्चे नहीं है। अगर लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं तो ये आप जापान को स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि कनाडा जैसे देश लोगों को इतने ओपनली वेलकम कर रहे हैं? क्योंकि आप यंग हो और वहाँ पे लोग यंग नहीं है, तो उनकी देखभाल करने के लिए आप वहाँ जाए, वहाँ पैसे कमाए, उनके देश में टैक्स भरे और उनके बेनिफिट्स फंड करें। ये सत्य है। आप देखिए हर एक डेवलप नेशन का जो पॉपुलेशन पीक है वो पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। हमें अगर ऐसे सोचना है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसे हम जॉब्स वगैरह नहीं दे पा रहे, अगर ये सपोज हमारा प्रॉब्लम है, तो क्या हम, अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि रादर देन हैविंग आवर ओन चिल्ड्रन व्हाई कैन नॉट वी अडॉप्ट? क्योंकि जब हम अडॉप्ट करते हैं तब हमारी भी इच्छा पूरी हो जाती है कि हम माँ बाप बने, किसी हम दूसरे को भी एक अच्छी जिंदगी देते हैं। जो एक्चुअली एक देश के लिए प्रॉब्लम हो सकता था उन्हें हम एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। तो हम एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प कर रहे हैं और उसमें हमारा भी फायदा हो रहा है। लेकिन हमारे लिए बच्चे पैदा करना एक इमोशनल डिसीजन हो जाता है। तो ये ऐसी सारे नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट होने की वजह से हमें ये पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या हम इमोशंस को साइड में रखकर इसे सिर्फ रैशनली देखने के कंडीशन में पहुंच गए हैं। सिर्फ आप और मैं नहीं, एज अ नेशन कितने लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं आज की घड़ी में कि मुझे एक भी लड़का नहीं होगा मेरी फैमिली में तो चल जाएगा। मैंने मुंबई में ऐसे देखा है कि जो हमारे घर में बाई आती है काम करने के लिए, उनके 4-4, 5-5 लड़कियां हैं और जब उन्हें लड़का हो जाता है तब वो एक साय ऑफ रिलीफ लेती है कि हाँ भाई बस हो गया, अभी एक लड़का घर का चिराग हो गया, अभी और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि इन 4-5 लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं केपेबल नहीं हूं, मेरा हस्बैंड केपेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारत एज अ सोसाइटी, क्या हम ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि पॉपुलेशन को हमें रैशनली देखने की जरूरत है? क्या हम इमोशंस को साइड में रख सकते हैं? अगर हम इमोशंस को साइड में रख सकते हैं तो कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगली जनरेशन, आप हमारे लिए होप है।
तो क्या हम उसके बारे में एटलीस्ट एक थॉट रख सकते हैं? आप आपके पार्टनर से चर्चा कर सकते हैं कि क्या हम अडॉप्शन के बारे में सोच सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम. Thank you so much for coming. It was pleasure meeting you and pleasure talking to you. And thank you so much. Thank you. Thank you. Big round of applause for them.